तो आइए आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास के अंदर अब हम थ्योरम नंबर 10.6 और एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 10 था लोकस वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो थ्योरम 10.6 एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों को ये आनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी नोटबुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए और एग्जाम में भी एक दो बार आ रखे हैं। तो आपको ये 10.6 थ्योरम अच्छी तरीके से समझनी है। देखो थ्योरम नंबर 10.6 के क्या रही है, द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विच डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। ये कह रहा है कि सपोज करो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर 3 मीडियन है, ए डी बी ई और सी एफ। तो हमने क्या कहा, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच मीडियंस पास थ्रू एट पॉइंट जी। मैंने कहा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें मीडियंस जो हैं वो जी पॉइंट से पास थ्रू हो रही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है ये कि बताओ कि ए जी अपॉन जी डी ये 2:1 है, या फिर बी जी अपॉन जी ई वो 2:1 है, या फिर सी जी अपॉन जी एफ ये 2:1 है। हमको इन तीनों में से कोई एक आंसर लेकर आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। ये याद रखना है आपको कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। जितनी एजी है, देखो इसका रेशो 2 है, इसका रेशो 1 है। देखो आप लोगों को पहले बता दूं, जो मीडियन होती है, जो सपोज करो हमारी एडी मीडियन है और ये हमारा पॉइंट जी है, तो जिस वर्टेक्स से निकलती है और उस पॉइंट तक तो उसका रेशो 2 होता है और इसके बाद का रेशो 1 होता है, यानी पूरी का रेशो कितना होता है, 3 होता है। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि जी 2 है, ये 1 है, यानी कि जितनी ये है उतनी इसको लाने के लिए हमने क्या करा कि इसका दुगना करना था, यानी जितनी जीडी है उतना ही मैंने एडी को प्रोड्यूस करा, कहां तक, एच तक। तो हमने क्या करा, एडी प्रोड्यूस एट एच, एडी प्रोड्यूस एट एच, मैंने एडी को आगे बढ़ाया एच तक और इस प्रकार बढ़ाया सच दैट, और इस प्रकार बढ़ाया कि मेरा जीडी जो है वो बराबर हो जाए डी एच के। क्लियर है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें याद रखना है। अब प्रूफ की बात करते हैं कि हम करेंगे कैसे प्रूफ। चलो आइए देखते हैं। इन रेशो को याद रखना है, न्यूमेरिकल के काम में आएंगे, ठीक है। प्रूफ, तो देखो अब हम प्रूफ करते हैं। एक चीज बताइए, जैसे ये एफ जो है, ये जो सी वर्टेक्स से निकल रही है इस वाली साइड पर, तो मीडियन क्या करती है, उसके अपोजिट वाली साइड को इक्वल टू पार्ट्स में बांटती है, यानी जितना ए एफ है उतना ही बी एफ है, पहली बात, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं अपन कि बी को एच से और सी को एच से मिला देते हैं, यानी ज्वाइन बी एंड सी फ्रॉम एच, एच से हमने उनको मिला दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि सी एफ इज मीडियन, सी एफ क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। एफ का ये मध्य बिंदु क्यों हुआ, ए बी का मध्य बिंदु क्यों हुआ, क्योंकि सी एफ माध्यिका है जो कि उसकी अपोजिट यानी विपरीत भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि जी मिड पॉइंट है ए एच का, यानी मध्य बिंदु जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एच। ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से आया,
ये भी 2 रेशो हो गई, ये 1 और 1 2, ये भी 2 हो गए, ये इसका ही मिड पॉइंट हो गया। अब ये एफ और जी दोनों ही मिड पॉइंट है। सपोज करो एक ट्राइंगल है ये वाला, ए बी और एच, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, इस तरीके से। तो जब ये मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी एफ जी पैरेलल होगी बी एच के। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जब पैरेलल होती है, और मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कहते हैं कि एफ जी जो होती है वो हाफ होती है बी एच के। क्या होती है? हाफ होती है। क्यों होती है ये दोनों ही चीजें? मिड पॉइंट थ्योरम से, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो मैंने बात करी कौन से ट्राइंगल के अंदर, ए बी एच के अंदर। अब एक काम करता हूं मैं, एक बात बताओ कि ये एफ जी की ये बी एच पैरेलल है, तो क्या सी एफ के पैरेलल नहीं होगी या सी जी के पैरेलल नहीं होगी? तो हम कहेंगे सी जी पैरेलल है बी एच के। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, इसके आगे लिख देते, इधर लिख देता हूं कि सी जी पैरेलल होगी बी एच के। सी जी पैरेलल होगी बी एच के, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के पार्ट है ना, इसलिए हमने लिख लिया। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब ट्राइंगल ए एच सी की बात करते हैं। तो सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एच। ई इज द मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसी तरीके से जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एच। इसी तरीके से अब दोनों मिड पॉइंट है तो हम क्या कह देंगे कि ई जी पैरेलल होगी एच सी, सी एच के। ई जी पैरेलल होगी सी एच के। और इसी तरीके से अगर ये ई जी इसके पैरेलल है तो बी जी पैरेलल होगी सी एच के। बी जी पैरेलल होगी सी एच के, क्योंकि ये इतनी इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, समांतर होगी। दूसरी चीज हम क्या लिख देंगे कि ई जी जो है वो हाफ होगी सी एच के। ये दोनों ही चीजें किससे हुई? मिड पॉइंट से। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। मैंने देखा कि यार ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, यानी कि ये पैरेलल है इस वाली के। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब आमने सामने की साइड पैरेलल है, यानी कि ये तो इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो हम क्या कह देंगे कि बी एच सी जी इज ए पैरेललोग्राम। बी एच सी जी इज पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसके डायगोनल यानी उसके विकर्ण जो है, सिंस डायगोनल इज बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल इज बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं जानता हूं कि बी डी, अब बाइसेक्ट करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि डायगोनल है। बी डी इज इक्वल टू डी सी। दूसरी चीज मैं जानता हूं कि जी डी इज इक्वल टू डी एच, जी डी इज इक्वल टू डी एच। लेकिन मैं जानता हूं कि जी डी जो है वो क्या है? हाफ ऑफ जी एच, यानी जी डी जो है वो हाफ है जी एच के। जी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एच। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज ये भी जानता हूं कि ए जी इक्वल है जी एच के। ए जी इक्वल है जी एच के, कंस्ट्रक्शन से मालूम चला था। तो मैंने क्या करा, इधर जी एच की जगह ए डी लिख दिया, ए जी लिख दिया। तो जी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए जी। अब देखो मुझे रेशो किसका लाना, ए जी अपॉन जी डी का। ये इसके क्रॉस इसमें लाया तो 2 जी डी इज इक्वल्स टू 1 ए जी। अभी इसके जी डी मल्टीप्लाई में तो ए जी के तो डिवाइड में, और ये इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में। ये हमारा है इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूफ हो गया। अब देखो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जहां से निकलती है वो 2 रेशो में, जहां पर जाती है 1 रेशो और पूरी 3 के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अब फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। हम पता लगा चुके हैं पहले ही कि 3 वर्टिसेस, यानी कि 3 वर्टिसेस किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस ये है 1, 2 और 3। इनसे इक्विडिस्टेंस पर यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है।
इसका मतलब था सरकम सेंटर, हम पहले बता चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। और 3 साइड से एंगल वाला बता चुके हैं कि ये एंगल 1, 2 और 3, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर इन तीनों ही साइड से इक्वल होता है, इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो इन तीनों का आप तीनों का ही दोनों का हम बता चुके हैं कि अगर वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर कोई लोकस होता है तो वो सरकम सेंटर कहलाता है, और साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होता है तो वो इन सेंटर कहलाता है। इसको प्रूव कैसे करना है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जैसे 3 वर्टिसेस से कहता है तो आप बोलोगे कि 2 फिक्स्ड पॉइंट का अगर ये लोकस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इन 2 फिक्स्ड पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस है और इसका लोकस जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, जिसके जो कि तीनों ही वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है। इसी तरीके से अगर एक एंगल का बाइसेक्टर करता है तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और एक 3 ये तीनों ही एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जो है कॉमन पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जिससे जो कि तीनों ही साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो आप ये आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए मीडियंस के बारे में कि कौन सा रेशो कितने का होता है और इसको किस तरीके से निकालना है। सभी नोट देखना है, एक बार गौर करना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक तो वो देखो और एक क्वेश्चन नंबर 7, तो ये दोनों ही मैं आप लोगों को इसी के अंदर करा दूंगा। देखना ये क्या कह रहा है, इन द ट्राइंगल ABC, मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, A, B एंड C। इसके अंदर क्या है, मीडियंस AD, BE एंड CF, AD, BE एंड CF, ये 3 मीडियंस हैं। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा क्या है, वो अभी देखो वो बात की बात है, ये G पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे मालूम है कि जहां से निकलती है, जहां पर कट करती है वो 2 रेशो में, ये 1 में, ये 2 में, ये 1 में, ये 2 में, ये 1 में और पूरी 3 में होती है। हमें इसने दिया हुआ क्या है, AG इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BE इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और GF इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। पहला इसने पूछा है GD, देखो GD कहाँ आ रहा है, ये तो पूछा क्या है GD, और 1, 2 और ये 3, देखो इसको हम देखा जाए तो 1, 2 और ये 3, ये 3 में से हमें कोई 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक चीज मालूम होनी चाहिए। देखो GD मुझे फाइंड आउट करना है, अब GD तो मेरे को फाइंड आउट करना है, पर इसने मुझे AG दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो AG। लेकिन मैं जानता हूं GD का रेशो कितना होता है 1 और AG का रेशो कितना होता है 2। ठीक है, GD की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है और AG की वैल्यू मेरे को दे रखी 6 बराबर 1/2, तो GD बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 सेंटीमीटर GD आ गया। अब इसी तरीके से देखो BE, इस हमको निकालना क्या है, BE से BG निकालना है, ये 2 रेशो वाली, तो निकालना क्या है BG, और दिया हुआ क्या है BE पूरी, तो मैं जानता हूं BG का रेशो कितना होता है 2 और BE पूरी है जिसका रेशो कितना होता है 3, तो BG कितना फाइंड आउट करना है और BE कितना 9 इक्वल्स टू 2/3। ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 18/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये मेरी BG निकल गई। अब तीसरा क्या है CF, हमें निकालना क्या है, हमें दिया हुआ है GF, हमें निकालना CF है, तो GF का है ये रहा, तो हमें GF दिया हुआ है और CF निकालना है, तो CF निकालना है और GF दिया हुआ है, तो CF का रेशो कितना होता है, पूरी वाली है तो 3 और GF इधर वाली है तो इसका रेशो कितना होता है 1, तो CF फाइंड आउट करना है और GF की वैल्यू कितनी है 4.5 इज इक्वल्स टू 3, इसको डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे, यानी 3 इंटू 4.5 यानी कि CF इज इक्वल्स टू 13.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से निकाला मैंने ये। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC द मीडियंस AD, BE एंड CF पास थ्रू द पॉइंट AG। जैसे ये एक ट्राइंगल ABC है, A, B और C, और इसकी 3 मीडियंस जो हैं CF,
AD, BE और CF, ये 3 मीडियंस है जो कि पास थ्रू होती है G से। अब इसने हमको क्या बोला है, देखना कि आपको GF 4 सेंटीमीटर दे रखी है। GF कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपसे पूछी क्या है? CG। GF आपको 4 दे रखी है और पूछी क्या है? GC। पूछी क्या है? CG बोल लो या GC बोल लो, एक ही चीज है। यानी कि GC पूछी है और GF दी भी है, यानी CG का तो रेशो होता है आपका 2 और GF का रेशो होता है 1। तो GC इज इक्वल्स टू, GF की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल्स टू 2/1। तो GC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सेकेंड में हमसे क्या पूछा है? AD दे रखा है आपको और आपसे पूछा GD है, यानी GD तो पूछा है अपॉन GD का है, ये रहा, ये पूछा है और आपको AD पूरा दिया हुआ है, यानी GD का रेशो कितना होता है? 1 और AD पूरी वाली है उसका रेशो कितना होता है? 3। तो GD अपॉन AD, तो AD की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 7.5 इक्वल्स टू 1/3। ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, यानी 7.5 अपॉन 3 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, ये GD की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो, यस, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप लोगों को ध्यान देके रखना है। देखो क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल्स मीडियंस AD, B एंड CF आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट G, प्रूव दैट AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। एक ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर 3 मीडियंस AD, BE और CF, ये 3 मीडियन है जो कि G से पास थ्रू होती है। तो गिवन हमको क्या है? ट्राइंगल ABC इन विच मीडियंस, जिसमें मीडियंस जो हैं AD, BE एंड CF पास थ्रू पॉइंट G, जो कि G पॉइंट से पास थ्रू होती है। हमें प्रूव क्या करना है, आइए देखते हैं कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, 3/2 AB। देखो अब हमने क्या बोला, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ की अगर बात करता हूं मैं जानता हूं किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। तो मैं बात करता हूं फ्रॉम ट्राइंगल AGB से, AGB ट्राइंगल AGB के अंदर मैं जानता हूं कि इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम, यानी AG और BG का सम, AG प्लस BG का सम बड़ा होगा AB के। मैंने ये वाला एंगल क्यों लिया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ मुझे AB लाना था, इसलिए। अब देखो, अगर मुझे AG और BG की वैल्यू मालूम चल जाए तो मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर AD लाना है। क्या लाना है? AD। तो मैं AG से AD कैसे बना सकता हूँ? देखना, AG से AD कैसे बना सकते हैं हम, कि हमें AG दिया हुआ है, ठीक है, AG से AG और BG, AG से BD कैसे बनाऊंगा वापस बताता हूं। मैं जानता हूं कि हमें AG दिया हुआ है और हमें AD फाइंड आउट करना है। एक तरीके से समझ लो, चलो मैंने बोला कि AD हमें फाइंड आउट करना है और AG हमें दिया हुआ है, यानी जिसका रेशो 3 है और AG का रेशो कितना 2। तो AD इज इक्वल्स टू 3/2 AG, यानी अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो AD आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं BG की। BG हमें दिया हुआ है और BE हमें लाना है। तो BG का रेशो कितना है? BG का रेशो 2 और BE का रेशो कितना है? BE का रेशो होता है 3, यानी डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी BG इज इक्वल्स टू, सॉरी, BE हमको लेकर आना है, BE हमको फाइंड आउट करना है और BG हमको दिया हुआ है,
यानी कि बी ई इज इक्वल्स टू 3/2 बी जी। यानी अगर मैं इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी, ठीक है, ग्रेटर देन 3/2 ए बी, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 ए जी की वैल्यू मालूम है मेरे को कितनी है, ए डी, प्लस 3/2 बी जी की वैल्यू मालूम है मेरे को कितनी है, बी ई, जो कि ग्रेटर देन होगी 3/2 ए बी के। ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज थ्योरम नंबर 10.6 की तरह है, आधे से ज्यादा तो उतना ही होगा। देखो ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी द सम ऑफ टू मीडियंस, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसके अंदर ये मीडियंस है ए डी बी ई और ये सी एफ। तो ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि किन्हीं भी दो मीडियन का सम, यानी सपोज करो मैंने ए डी प्लस बी ई का सम ग्रेटर कर दिया ए डी और बी ई का सम ग्रेटर कर दिया सी एफ से, तो ए डी प्लस सी एफ का सम ग्रेटर कर दिया बी ई से, या बी ई प्लस सी एफ का सम ग्रेटर कर दिया ए डी से, यानी तीनों में से कोई भी एक रिजल्ट लिया हो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तीनों में से कोई सा भी एक लेकर आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना चाहिए, तो इसमें कंस्ट्रक्शन आपको वही करना है जो आपने थ्योरम नंबर 10.6 में करा था। यानी कि जहाँ तक हमने क्या करा, ए डी को एच तक बढ़ा लिया, यानी कि ए डी प्रोड्यूस एट एच, और इस प्रकार बढ़ाया सच दैट कि ए जी बराबर आ जाए जी एच के, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, प्रूफ एफ जो है ये देखो सी एफ मीडियन है, तो एफ ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरीके से G इज मिड पॉइंट ऑफ AH। अब F और G दोनों ही मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह देंगे कि FG पैरेलल है BH के, या फिर CG पैरेलल है BH के। ये किससे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, ACH ट्राइंगल से हम पता लगा लेंगे कि BG पैरेलल है CH के, BG पैरेलल है CH के। तो हम फाइनल रिजल्ट वही हमारा जो था कि BHCG इज पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान होगी, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी कि BH बराबर है CG के और CH बराबर है BG के। और एक चीज हमने कंस्ट्रक्शन से हमें मालूम है ही कि AG बराबर है GH के, AG बराबर है GH के, ये कंस्ट्रक्शन से हमको मालूम है ही, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं जानता हूं कि कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, मैंने ट्राइंगल ले लिया BGH, तीनों में से कोई सा भी ला सकते हो, तो आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो। मैंने ले लिया BGH ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल BGH ट्राइंगल ले लिया मैंने। तो BGH ट्राइंगल में मैं जानता हूं कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी के बराबर से ज्यादा होगा, यानी कि BG प्लस GH का सम BH से बड़ा होगा, ठीक है। मैं ये चीज जानता हूं। इधर GH की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AG। देखो BG
प्लस जी एच की जगह क्या लिख दिया ए जी, और इस बी एच की जगह क्या लिख दिया सी जी। अब मुझे लाना क्या है, मीडियंस लानी है। तो मैं जानता हूँ मीडियंस का रेशो, यानी इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 3। देखो ये ए जी, बी जी और सी जी जो तीनों हैं ये स्टार्टिंग के पार्ट है, और स्टार्टिंग के पार्ट से हमें मीडियन लानी है, तो हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/2 बी जी, 3/2 ए जी और 3/2 सी जी। तो 3/2 बी जी, बी जी क्या 3/2 के साथ रेशो क्या होता है बी ई। 3/2 ए जी का रेशो क्या होता है ए डी, जो कि ग्रेटर देन होगा सी एफ के। हमें यही तो लेकर आना था, बी ई प्लस ए डी, बी ई प्लस ए डी इक्वल ग्रेटर देन सी एफ। ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। और थ्योरम में हमने क्या करा तो यहाँ तक था कि पैरेललोग्राम है, बस पैरेललोग्राम के बाद हमने बताया था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट से हमने रिजल्ट निकाला था। इसमें हम पैरेललोग्राम को प्रूव करने के बाद इन तीनों साइड को इक्वल लाके ये एक ट्राइंगल ले लेंगे। आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो, ये ट्राइंगल ले सकते हो, आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हो जिससे आप मीडियन निकालो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। अब ये सब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी कोमा बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, प्रूव दैट फॉर ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल है ए बी सी, 3 मीडियंस है ए डी बी ई सी एफ। हमें प्रूव क्या करना है कि 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ, ट्राइंगल की किसी भी 3 साइड का सम उसके 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, यानी कि ए जी प्लस बी जी का सम बड़ा होगा ए बी से। इसी तरीके से ए जी प्लस सी जी का सम बड़ा होगा ए सी से। इसी तरीके से बी जी प्लस सी जी का सम बड़ा होगा बी सी से। ठीक है, एक तो देखो ये वाला ट्राइंगल लिया तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, एक ट्राइंगल ये लिया इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, एक ट्राइंगल ये लिया तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करता हूँ। ए जी प्लस बी जी प्लस ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस सी जी, बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ए जी प्लस ए जी मिलके कितना हो गया 2 ए जी, बी जी प्लस बी जी मिलके कितना हो गया 2 बी जी, और सी जी प्लस सी जी मिलके कितना हो गया 2 सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले लेता हूँ पहले मैं, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके किस में जाएगा डिवाइड में, यानी कि ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन 1/2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं देखा कि ए जी बी जी यानी कि तीनों की स्टार्टिंग सीरा आ चुके हैं, इससे मीडियंस लेकर आनी है। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 ए जी, 3/2 बी जी, 3/2 सी जी ग्रेटर देन 3/2 इंटू 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 3/2 ए जी से मिलके क्या आता है ए डी, 3/2 बी जी से मिलके क्या आता है बी ई, 3/2 सी जी से मिलकर क्या आता है सी एफ ग्रेटर देन 3/4 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 4 डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल हमने 3 ट्राइंगल से चीज निकाली, तीनों को ऐड करा, 2 कॉमन लेके डिवाइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंचा। इससे हमें मीडियंस बनानी तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसका 3/2 सबको मल्टीप्लाई करा, 3/4 इसको 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। इस तरीके से जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब देखो कौन कौन से रह गए। एक तो 5th, एक 6, 8, 9, 10। तो ये क्वेश्चन और जो थ्योरम नंबर 10.3, 10.4 और 10.5 जो थ्योरम थी, ये हमारे कोविड-19 के अंदर जो सिलेबस हटाया गया है उसके अंदर ये क्वेश्चन और इस थ्योरम्स हट गई हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा आज पूरा चैप्टर लॉकस कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस। गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 लॉकस यानी कि बिंदु पथ। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया चैप्टर है, इसके बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा छोटी क्लासेस के अंदर। तो आप इसको अच्छी तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और इसको समझने की कोशिश करना, इतना इजी हो जाएगा ये चैप्टर जिसकी कोई हद नहीं। आपको बस क्या करना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके बता रहा हूँ, आपको वो याद रखने हैं क्योंकि इसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन उस छोटे में से आता है कि आपको इसका लोकस बताना है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज करो मैंने आपको कहा कि कोई एक पॉइंट, बिंदु पथ का मतलब क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है कि दिए हुए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर कोई एक शेप बनकर आ रहा है, वो शेप किस आकार का है वो चीज आपको बतानी होती है। जैसे कहा मैंने कि कोई फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास कि भाई हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। अब इस एक पॉइंट से आपको इक्वी डिस्टेंस पर, जैसे सपोज करो मैंने इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A, ठीक है, इस वाले पॉइंट से मैंने एक इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया B। बहुत सारे ले सकता हूँ मैं, जितनी इच्छा हो उतनी ले सकता हूँ। ये सारे इक्वी डिस्टेंस पर सपोज करो 5-5 सेंटीमीटर के हैं सारे, ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से इस तरीके से मिला रहा हूँ। अब इन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को अगर मैं एक बार मिला देता हूँ तो मिलाने पर मेरे को क्या मिला, ये जो शेप मिला है इक्वी डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट मिले थे उसको मिलाने पर जो मुझे एक शेप मिला है वो है सर्कल। क्या है? सर्कल यानी कि वृत्त। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से यानी कि एक दिए गए बिंदु से बिंदु का बिंदुपथ लिखिए, एक बिंदु का बिंदुपथ लिखिए, समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ लिखिए। इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी, समान दूरी पर होना जरूरी है। तो इक्वी डिस्टेंस पर अगर वो कोई शेप बनकर आएगा, बिंदुपथ बनकर आएगा, वो कौन सा होगा? सर्कल होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या है? वृत्त यानी कि सर्कल है। दूसरा आता है कि अब एक बिंदु से बात करी, अब 2 बिंदु से बात करते हैं कि सपोज करो 2 बिंदु है A और B। अब इस वाले पॉइंट से ये कोई पॉइंट P है, ऐसा पॉइंट है जो कि AP से जितनी दूरी रखता है उतनी BP से रखता है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट को हमने ज्वाइन करा था, A और B को हमने ज्वाइन करा, ठीक है। अब जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो P था, सपोज करो एक पॉइंट Q ऐसा है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। सपोज करो कोई पॉइंट Q ऐसा है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। सपोज करो कोई पॉइंट R ऐसा है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो अब इन समदूरस्थ पॉइंटों को अगर मैं मिलाता हूं तो मिलाने के बाद जो मेरे को लोकस मिलेगा, जो बिंदुपथ मिलेगा, वो इस रेखा का लंब समद्विभाजक होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक। तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या है? लंब समद्विभाजक। किस तरीके से निकाला? याद रखना कि लंब समद्विभाजक, अगर सपोज करो क्वेश्चन में कह देता है कि दोनों लंब समद्विभाजक हैं और ये कोई पॉइंट P है, तो बताओ ये आपस में इक्वल होंगी क्या? बिल्कुल इक्वल होंगी, इसका कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है 3 पॉइंटों से। अब वो 3 पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, सपोज करो 3 पॉइंट तो 1 2 3, सपोज करो 3 संरेख पॉइंट है। क्या है? 3 संरेख पॉइंट, 3 संरेख बिंदु है, यानी कि कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, असंरेख, नॉन कोलिनियर है। पहले तो लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का असंरेख का मतलब होता है कि तीनों एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में हो। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? तीनों अलग अलग लाइन में हो।
सपोज करो मैंने 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, अभी इसको ज्वाइन करा तो ये पूछ रहा है कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखो। समदूरस्थ बिंदु का इक्वी डिस्टेंस पर लोकस बताना है। तो देखो मैंने पहले लिखा है कि ए बी 2 पॉइंट है फिक्स्ड, और 2 पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट का जो परपेंडिकुलर लोकस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस तरीके से है एल। इसी तरीके से बी सी 2 पॉइंट है और उन 2 पॉइंट का लोकस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दिया एम, और इसी तरह एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दिया मैंने एन। मैंने देखा है कि जब इन तीनों लाइन का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा हूं तो वो एक पॉइंट पर मिल रहा है। हमें इसने इन 3 लाइनों का परपेंडिकुलर लोकस नहीं पूछा था, हमें तो इसने इसका पूछा था, लाइन का नहीं, इन तीनों पॉइंट से भी पूछा था। तो जो ये पॉइंट निकल कर आया है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों जो हैं, ये और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि इस पॉइंट का नाम क्या है। इस पॉइंट का नाम है सरकमसेंटर, सरकमसेंटर यानी कि परिकेंद्र। क्या है, परिकेंद्र। तो एक बिंदु से तो वृत्त, 2 बिंदु से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब संधिभाजक, और 3 बिंदु से परिकेंद्र। सपोज करो ये तो 3 असंरेख बिंदु थे, और अब 3 संरेख बिंदु होते तो 1 2 और 3, ये तीनों संरेख बिंदु यानी कि एक ही लाइन में है। मैंने इनको मिलाया, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बीसी का लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। जब ये दोनों 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों क्या चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, एक लाइन पर ये दोनों सेम बेस पर ये 90 डिग्री बना रही है, यानी कि 90 डिग्री बना रही है। तो ये पैरेलल चल रही है। अब पैरेलल चल रही है तो कहीं एक दूसरे को जाके काटेगी नहीं। इसका मतलब जब 3 संरेख बिंदु होते हैं तो उसका कोई लोकस नहीं होता, नो लोकस, उसका कोई लोकस नहीं होता। पहली चीज तो ये। चलो अब ये तो हो गई पॉइंट्स की बात। अब बात करते हैं एंगल्स की। मैं कह रहा हूं कि एक एंगल ये है ए ओ बी। अब एंगल में 2 लाइन होती है, एक तो ओ ए और एक ओ बी। हमारा एंगल है ये वाला, ठीक है। अब इसका लोकस बताना है। लोकस का मतलब क्या होता है कि इस लाइन से एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर, इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट, इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट, इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट। ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे जो लोकस मिलेगा वो मिलेगा इस एंगल का बाइसेक्टर। लेकिन बाइसेक्टर क्या मिलेगा, लेकिन इक्वी डिस्टेंस। एक बात याद रखना, मैंने कहा कि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि इससे इक्वी डिस्टेंस पर है, सेम पॉइंट से। तो इक्वी डिस्टेंस पर जब ही होगा जब ये हाइट जो इसकी डिस्टेंस है वो 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पर ही डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल निकल कर आता है। तो ये 90 डिग्री है और ये इक्वी डिस्टेंस है, 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या बोला मैंने, वापस सुनना, कि अगर इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है यानी 90 डिग्री बना रहा है और ये दोनों इक्वल हैं, तब एंगल का बाइसेक्टर होगा, पहली चीज। अब इसका कन्वर्स करूं कि एंगल इक्वल है और 90 डिग्री बना रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगी। इसका विलोम हो गया कि आपके क्वेश्चन में सपोज करो ये दोनों इक्वल दे दिए और 90 डिग्री दे दिया तो ये इक्वल हो जाएगा, या क्वेश्चन में हमें ये इक्वल और ये 90 डिग्री दे दिया तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं कोण का समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये था एक एंगल का। अब दो सपोज करो एक 3 एंगल बने हुए आगे किसी ट्राइंगल के अंदर, 1 2 और 3। इस एंगल का बाइसेक्ट करा, जैसे ए बी सी। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन, एम। एंगल बी का बाइसेक्टर कौन, एम। और एंगल सी का बाइसेक्टर कौन, एन। ठीक है, अब देखो ये जो चीज था, ये मैंने कहा कि इससे इक्वी डिस्टेंस पर है तो इसके बाहर सर्कल बनता है। हमें सर्कल का लोकस इसका सर्कल नहीं होगा, सर्कल लोकस तो किसका होता है, एक पॉइंट का। हमें ये वाली चीज बतानी थी कि ये परिकेंद्र होता है। इसी तरीके से जब ये एक पॉइंट मिल रहा है तो ये इससे इक्वी डिस्टेंस पर नहीं होगा, ये इससे इक्वी डिस्टेंस पर होगा, साइड से। तो इसके अंदर की ओर सर्कल बनता है। हमें सर्कल का लोकस नहीं बताना, हमें ये बताना है। ये कहलाता है अंत्य केंद्र, यानी कि इन सर्कल। क्या कहलाता है ये,
इन सर्कल। तो ये 5 लोकस आपके बुक के हैं कि एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर लोकस क्या होता है, सर्कल। 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर लोकस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर लोकस होता है परिकेंद्र यानी कि सर्कमसेंटर। और 3 कोलिनियर पॉइंट पर इक्वी डिस्टेंस पर लोकस होता है नॉन लोकस यानी कोई लोकस नहीं होता। इसी तरह से एक एंगल यानी कि एक एंगल से बाइसेक्ट से इक्वल डिस्टेंस पर 90 डिग्री है तो एंगल का बाइसेक्टर। और 3 एंगल का लोकस जो होता है वो होता है इन सर्कल यानी कि अंत्य केंद्र। आप लोगों को अब सपोज करो आपको ही बोल देता है ये कि सपोज करो एक पेंडुलम है यानी कि घड़ी है और ये घड़ी का कोई पेंडुलम है, इसका लोकस बताना है। अब पहले बात आपको ही पता होनी चाहिए कि इस पेंडुलम का काम क्या होता है, वो इस तरीके से घूमता है। तो ये घूमने पर एक देखो इक्वी डिस्टेंस पर एक फिगर बना रहा है, एक शेप बना रहा है, इसको बोलते हैं हम आर्क यानी कि चाप। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पेंडुलम का लोकस बताओ तो तुम क्या लिख दोगे, चाप। अगर सपोज करो एक घड़ी आ जाती है और घड़ी क्या करती है, इस तरीके से घूमती है, तो घड़ी एक फिक्स पॉइंट पर चलती है तो इसका मतलब उसका लोकस क्या हो गया, सर्कल। तो इसी तरीके से सपोज करो एक समतल आ गया और एक रोलर दे दिया, ये कह रहा है कि इस रोलर का इस समतल पर लुढ़कने का बिंदु पद बताओ, यानी रोलर इस तरीके से लुढ़क रहा है तो वो क्या लुढ़क रहा है, इक्वी डिस्टेंस पर उसके पैरेलल घूम रहा है। किसके घूम रहा है, उसके समतल के पैरेलल है यानी समतल के समांतर वो घूम रहा है। आपको इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखो थ्योरम नंबर 10.1 क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि 2 पॉइंटों से दिए गए मतलब 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उससे इक्वी डिस्टेंस पर लोकस जो है वो परपेंडिकुलर तो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आप लोगों को ये बताना है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि 2 फिक्स पॉइंट है, हमें प्रूव करना है, जैसे ए बी, तो हमें गिवन क्या है, ए बी इज ए 2 फिक्स्ड पॉइंट और पॉइंट पी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है यानी कि ये इसके इक्वल है। अब जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उनके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, पहली बात तो ये है, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ध्यान रखना है इस चीज का। फिर ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इसका लोकस, यानी लोकस का मतलब क्या होता है कि इक्वी डिस्टेंस पर इस तरीके से एक पॉइंट चल रहा है, ठीक है। ये लोकस जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि 90 डिग्री के साथ साथ ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। आप लोगों को ये चीज बतानी है, ठीक है। चलो अब एक चीज देखते हैं हम लोग, यहां 90 डिग्री बनाना है, परपेंडिकुलर तो है पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को ही बताना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं ए बी पी की और इसको नाम देता हूं मैं, इसको तो नाम देता हूं सी और इसको नाम देता हूं पी, तो मुझे गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज ए एंड बी इज 2 फिक्स्ड पॉइंट, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि ए और बी 2 मतलब पॉइंट 2 बिंदु हैं और बिंदु सी जो है यानी पॉइंट सी इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि पॉइंट सी जो है वो ए और बी से समदूरस्थ है, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी सी इक्वल है 90 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल को 90 डिग्री लेकर आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जब एंगल 90 डिग्री लाना है तो मैंने क्या करा, पहले इसमें एक ही ट्राइंगल और एक ही ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूं। फ्रॉम ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, तो मैंने देखा कि AC इक्वल है BC के, गिवन है, ठीक है। AP इक्वल है BP के, ये भी गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके बाद ये कह रहा है कि PC इक्वल है PC के, कॉमन साइड है, तो S रूल
से ट्राइंगल ए पी सी कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल बी पी सी के। जब ये कॉन्गुरेंट हो चुका है तो हम क्या कहेंगे कि जब ट्राइंगल ए पी सी कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल बी पी सी के, तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ये वाला एंगल ए पी सी इक्वल होगा एंगल बी पी सी के। क्यों होगा? क्योंकि बाई सीपीसीटी का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग समान होते हैं, यानी कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, 101% होगा। तो एंगल एपीसी बराबर होगा एंगल बीपीसी के। अब मैं जानता हूं कि एक रेखिक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक रेखिक कोण है, यानी कि लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं जानता हूं कि एंगल ए पी सी प्लस एंगल बी पी सी दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म यानी कि लीनियर पेयर है। लेकिन मैं जानता हूं कि एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी जो है, एंगल बी पी सी जो है वो एंगल ए पी सी के बराबर है। तो मैंने यहाँ बी पी सी की जगह क्या लिख दिया, ए पी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल है, इन दोनों को ऐड करा तो दो एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 180/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरम नंबर 10.2 कह रही इसका अपोजिट, कि भाई इस बार आपको 90 डिग्री दे रखा है, आपको गिवन में क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है कि एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी सी के 90 डिग्री। ये थ्योरम 10.1 की कन्वर्ज है। क्या है, कन्वर्ज यानी कि इसकी उल्टी। और इसमें हमें प्रूव करना है कि ए पी बराबर है बी पी के, वही दोनों ट्राइंगल लिए। अब मेरी बात सुनो कि हमने क्या करा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, तो हम इसमें ये भी लिख लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, उसके अपोजिट यानी उसके सम्मुख कोण। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, दोनों ट्राइंगल लिए। तो देखो एक तो ये साइड ए सी इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन है, दूसरा हमने क्या पता लगाया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और तीसरा इसकी कॉमन है ही। ठीक है, या एक ही 90, देखो 90 डिग्री ये एंगल और ये साइड, तो ए एस क्या गया, ए एस यानी एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी सी के। तो ए एस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें क्या मिला कि ए पी इक्वल होगा बी पी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा, ये हमारी कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 10.1 भी कंप्लीट हो गई। यानी कि इसके अंदर ये जो साइड वाला हिस्सा है, इसके अपोजिट ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको नहीं करना, इसमें नहीं करना, केवल वो उधर तक ही उसका आंसर हो जाएगा। अब थ्योरम 10.2 देखो क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एट द लाइंस। ये कह रहा है कि बताओ कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो एक एंगल बना रही हैं, तो वो जो एंगल का जो इक्विडिस्टेंस पर जो लोकस है वो बाइसेक्टर होता है उस एंगल का। यानी कि मैंने कहा कि ये ओ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और बी लाइन का। ठीक है, ये ए और बी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। तो ये बताना है कि जो इसका लोकस है, यानी कि ये जो लोकस जा रहा है इसका, ठीक है, ये इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, हमें ये बताना है। यानी एंगल 1 इक्वल लाना है हमें एंगल 2 के। देखो गिवन क्या है कि टू इंटरसेक्टिंग यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो कि प्रतिच्छेद करती है पॉइंट ओ पर। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, द लोकस यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो प्रूफ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकस, भाई लोकस क्या होगा कि यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली लाइन जो है, इससे
और ये वाली जो लाइन है इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। और मैंने आपको क्या कहा था, ये देखो गिवन क्या हो गया कि ये इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। तो मैं एक नाम दे देता हूं, इसको ए बोल देता हूं ए, और इसको बोल देता हूं बी, यहां से हटा के इसको नाम दे देता हूं मैं पी। तो हम क्या लिख देते हैं इधर गिवन के अंदर कि ए पी इक्वल है बी पी के। पहली चीज तो ये गिवन है। दूसरी चीज ये इक्वल कब होगी, जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। यानी हमें एक चीज और क्या दे दी कि एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी के इक्वल है 90 डिग्री। पहली चीज तो हो गई। ठीक है, अब प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ क्या होता है देखना, मुझे दोनों एंगल इक्वल लाना है। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल के पार्ट है, यानी उन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। अब दो ट्राइंगल कौन कौन से, ओ ए पी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। तो देखो मेरे को तीन चीजें कोई भी गिवन पता करनी है कि एक तो ओपी इक्वल है ओपी के, क्यों भाई, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को मालूम है कि ये एंगल और ये साइड है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि यार ये इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि ये वाली जो लाइन की जो डिस्टेंस है वो इसी लाइन की डिस्टेंस है, यानी कि ये इसकी इक्वल है। तो हमने क्या लिखा कि ओ ए इक्वल है ओ बी के। पहली चीज तो ये, ठीक है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो गिवन। दूसरा 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी के 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज हमें मालूम है कि AP बराबर है BP के, AP बराबर है BP के। ये चीज भी हमें क्या है, गिवन है। तो हमने क्या देखा कि एस क्राइटेरिया से बाय एस रूल ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल ओ बी पी के। भाई जब कॉन्गुरेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। यही हमारी थ्योरम नंबर 10.2 थी। तो आप लोगों को ही पता होगा। हालांकि हमें मालूम है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर एंगल बन रहा है, उस एंगल का अगर हमें इक्वी डिस्टेंस पर लोकस निकालना है तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल आता है, लेकिन हमने इसको प्रूव भी कर लिया। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन इज ऑल्सो लाइन। देखो द सेट ऑफ द पॉइंट्स यानी कि बहुत सारे मतलब पॉइंट बिंदुओं का समुच्चय है जो कि इक्वी डिस्टेंस में समदूरस्थ है दिए हुए बिंदु से। तो क्या वो भी एक लाइन है? देखो ये कह रहा है कि एक लाइन दी हुई है तुम्हें, ये लाइन दे दी तुम्हें। अब इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर कोई बहुत सारे पॉइंट है। इससे सपोज करें एक इक्वी डिस्टेंस पर, इस तरीके से एक इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट चल रहे हैं। तो बताओ क्या ये एक लाइन है? कि हाँ एक लाइन तो है, लेकिन केवल लाइन नहीं है, इस लाइन के पैरेलल लाइन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ अगर ये लिख देता है कि बताओ वो पैरेलल लाइंस है, देन यस वो ट्रू हो जाता। लेकिन अभी कह रहा है कि केवल लाइन से नहीं, वो पैरेलल लाइन से, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, ए सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट फिक्स पॉइंट दे रखा है, इससे इक्विडिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो क्या उसका लोकस सर्कल होता है? यस, हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये चीज पढ़ी कि एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर उसका लोकस सर्कल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। थर्ड, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली व्हेन दे आर नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स। अरे जब मैंने क्या बोला था, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, संरेख पॉइंट कब होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, जब वो एक लाइन के अंदर मौजूद हो।
तो किसी भी लाइन के अंदर 3 पॉइंट मौजूद होंगे तभी तो वो उस लाइन संरेख कब होंगे, जब उस लाइन में मौजूद होंगे। इसका मतलब 3 ये फॉल्स है, क्योंकि भाई जब तक वो तीनों पॉइंट उस लाइन में मौजूद ही नहीं होंगे तो वो कोलिनियर क्यों होंगे, फिर तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। तो ये क्या है फंक्शन हमारा, ये थर्ड क्या हमारा फॉल्स है। फोर्थ क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स विल बी द पैरेलल। देखो ये क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स। सपोज करो 2 लाइन्स है, अब वो 2 लाइन्स देखो ए से भी हो सकती है, वो 2 लाइन्स ए से भी हो सकती है, वो 2 लाइन्स यूं भी हो सकती है। तो सपोज करो अगर मैं इस लाइन से इक्विडिस्टेंस पर, सपोज करो इन दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंस पर एक लोकस बना रहा हूं, अगर वो पैरेलल लाइंस के इक्विडिस्टेंस होता तो वो पैरेलल लाइन होती, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन के होता तो वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन। नहीं, पैरेलल लाइन तो जब भी होती जब वो पैरेलल लाइन का लोकस होता, और बाकी अगर तू इंटरसेक्टिंग लाइन का होता तो वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर हो जाता। इसलिए ये फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फॉल्स है। हाँ, अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच का इक्विडिस्टेंस बोलता तो वो पैरेलल होती, इतना सत्य था। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि 2 पैरेलल लाइन के बीच के अंदर, इसने कहा कि 2 लाइन के बीच में, इसलिए वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द joining the 2 point, the locus of point equidistance from 2 given points, देखो 2 गिवन पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों गिवन पॉइंट से द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अगर इससे इक्विडिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? यस, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इट मींस हमारा 10.1 हमारा क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बताइए कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ये कह रहा है कि सपोज करो हमने एक फिगर बनाया, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसके डायगोनल जो हैं यानी कि विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी जितना ये है उतना ये है, जितने ये है उतनी ही ये है। सपोज करो ABCD एक चतुर्भुज है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 8 पॉइंट O पर, तो हमें गिवन क्या हुआ, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OB इक्वल है OD के और OA इक्वल है OC के। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मुझे मालूम है कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और समान होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और समान भी होती हैं, यानी इक्वल भी होती हैं। तो अब प्रूफ की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर ले आऊं और ये वाली साइड इस वाली साइड के और बराबर लाके पैरेलल ले आऊं, तो मैं बता दूंगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले मुझे दोनों साइड इक्वल लेकर आनी है। चलो मैं 2 साइड इक्वल लेकर आता हूं। तो इन दोनों साइड यानी इस वाली साइड को और इस वाली साइड को इक्वल लाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बात करी फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। चलो तो मैंने देखा कि यार OA इक्वल है OC के, OA इक्वल है OC के, क्यों है, गिवन। इसी तरीके से OB इक्वल है OD के, OB इक्वल है OD के, क्यों है, ये भी गिवन है। तीसरी चीज मैंने देखी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल O इक्वल है एंगल O के, क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैंने देखा कि 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, यानी कि बाय SAS रूल से ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। अब भाई जब कॉन्ग्रुएंट है
तो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, यानी कि ए बी बराबर आ गई ए सी के डी सी डी के बाय सी पी सी टी। पहली चीज तो बराबर ले आया। दूसरी चीज मुझे इनकी रेखाएं समांतर लेकर आनी है, इन दोनों को समांतर भी लेकर आना कि जब ये बराबर है तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैंने एंगल 1 दे दिया था, चलो इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे दिया, तो इधर लिख लेता हूँ मैं एंगल 1 और इधर एंगल 2। तो इसी तरीके से इसको लिख देता हूँ एंगल 3 और इसको एंगल 4 कि यार इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी डी ओ या एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ और एंगल सी डी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल सी डी ओ के। क्यों इक्वल होगा? ये भी सी पी सी टी है। अब भाई जब दो लाइन बराबर है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि जब दो पैरेलल लाइन इस तरीके से एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। इट मींस क्या हुआ कि ए बी पैरेलल है एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ इज अल्टरनेट एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण है। अब भाई जब एकांतर कोण है तो लाइन क्या होगी? ए बी पैरेलल है सी डी के। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो वापस इतना लंबा नहीं करूंगा, मैं सिमिलरली क्या लिख दूंगा कि एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। भाई जब कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या मालूम चला है कि ए डी इक्वल है बी सी के और ए डी पैरेलल आएगी बी सी के। तो हम क्या कह सकते हैं? 10 ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था। बहुत अच्छा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, व्हाट विल बी द लोकस ऑन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये पूछ रहा है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट का लोकस क्या होता है। हम जानते हैं सरकमसेंटर होता है, यानी कि परिकेंद्र होता है, लेकिन हमें जस्टिफाई और आंसर करना है, यानी हमें प्रूव करके दिखाना है कि बताओ कि सरकमसेंटर ही होता है क्या। यानी कि मैंने क्या हमें गिवन क्या है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी। हमने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ले लिए ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, सॉरी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 3 असंरेख बिंदु ए बी एंड सी हमें गिवन है। अभी पूछ रहा है प्रूफ लोकस, प्रूफ करना है, हमें बताना है कि इसका लोकस क्या है। फाइंड आउट क्या करना है? लोकस फाइंड आउट करना, प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है लोकस को। तो अब हम कैसे करेंगे देखना। मैं जानता हूं कि ए बी 2 फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज 2 फिक्स्ड पॉइंट। जब ए बी 2 फिक्स्ड पॉइंट है तो द लोकस ऑफ ए बी, लोकस ऑफ ए बी, तो ए बी का लोकस क्या होगा? एल। क्या होगा? ए बी का लोकस ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ ए बी, एल इज लोकस, यानी कि जो एल है वो लोकस है ए बी का, विच इज, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से बी सी 2 फिक्स्ड पॉइंट है, तो बी सी इज फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि 2 बिंदु हैं। जब 2 फिक्स्ड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको दिया m, तो m इज लोकस ऑफ, यानी कि m जो है बिंदुपत है BC का, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको m दे दिया। अब लिखेंगे इसी तरीके से AC इज 2 फिक्स्ड पॉइंट, इस वाले का लिखेंगे AC इज
टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट है, तो n इज लोकस ऑफ ए बी विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, O is the common point of three perpendicular bisector। भाई O जो है वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है। तो जो O है वो इक्विडिस्टेंस पर है ए बी एंड सी। O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी और सी से इक्विडिस्टेंस पर है, तो इसका लोकस क्या हुआ, देन O इज सरकम सेंटर। क्या है, सरकम सेंटर। यानी कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीन वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स ही तो है किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका लोकस क्या होता है, O इज सरकम सेंटर। तो उसका लोकस क्या होता है, सरकम सेंटर। ये सब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। मैं आप लोगों को इसको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि 3 कोलिनियर पॉइंट है, यानी इस तरीके से पॉइंट है ए बी और सी, तो इसका लोकस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम, इसका होगा एन, यानी यहाँ 90 दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब इसका कोई लोकस नहीं है। आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये कह रहा है कि बहुत सारे सर्कल्स है, उसके अंदर कोई पॉइंट ए बी एक ऐसा पॉइंट है जिससे उसके सेंटर को पास थ्रू किया जाता है, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सपोज करो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक और सर्कल है, लेकिन ये जो पॉइंट ए बी है ये उसी से होकर जाता है। जैसे एक और सर्कल लिया यूं पूरा लंबा, जो कि किससे होकर गुजर रहा है, ए बी से होकर, पर हमने तो 2 ही सर्कल लिया कि ए बी एक ऐसा, ए बी की बहुत सारे सेंटर हैं, उसके सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर, यानी सपोज करो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये ओ और इसका सेंटर ओ डैश, इन सेंटर से दोनों को मिलाया जाता है तो वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज करो मैंने ए को ओ से और ओ को बी से मिलाया, इसी तरीके से ए को ओ डैश से और बी को ओ डैश से मिलाया और ओ को ओ डैश से ज्वाइन करना है, तो गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, 2 ओ और ओ डैश वाले केंद्र वाले 2 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, हमें बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पे ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है, हमको ये चीज़ बतानी है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, इसको एक पॉइंट नाम दे दिया P, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यार जो OA और जो OB है वो एक सर्कल की रेडियस है। क्या है वो, एक सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरीके से ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी इक्वल होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल की। भाई जब ये सर्कल की रेडियस है और दोनों इक्वल है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ओ ए बी की, ओ ए बी फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी से, जब ये साइड इन दोनों साइड की इक्वल है, जब इन 2 फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट समदूरस्थ है, तो वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लोकस जो होता है इसका। तो हम क्या लिखेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्यों हुआ, क्योंकि O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B।
ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्यों हुआ? थ्योरम नंबर 10.1 से, 10.1 से, और थ्योरम 10.1 आप लोग लिख देना। इसी तरीके से ओ डैश ए, तो हम क्या लिखेंगे? ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी इसका बाइसेक्टर हुआ, वो भी क्यों हुआ? थ्योरम नंबर 10.1। तो हम क्या कह देंगे कि यार जब ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो हम कह देंगे कि ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्योंकि जब इतना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इतना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पूरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अब डायरेक्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा और लिखना जो थ्योरी है जो आपको करनी है कि ट्राइंगल पीबीसी और क्यूबीसी आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन बेस बीसी। सपोज करो ये कॉमन बेस यानी कि एक उबेनिस्ट आधार है और उसके ऊपर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, पीबीसी और क्यूबीसी, दोनों की अपोजिट साइड में है क्यूबीसी, ठीक है। तो इसने बोला है हमको प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, अगर पी और क्यू को ज्वाइनिंग करते हो तो बताओ कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। चलो सपोज करो मैंने इसको ओ बोल दिया, अगर मैं इस नीचे वाले को छुपा लूं तो बी और सी इससे इक्वी डिस्टेंस पर है, क्योंकि इसने खुद ने कहा है, इसने एक फिगर में हमको कहा है कि इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। अब देखो ये जब दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये ओपी इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो आप क्या लिख दोगे? ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी बिकॉज बी पॉइंट पी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो वापस हिंदी में बोल रहा हूं कि ओपी रेखा ए बी का समद्विभाजक होगी, क्योंकि बिंदु पी बिंदु बी और बिंदु सी से समदूरस्थ है। तो ओपी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका रीजन आप लिख दोगे बाइसेक्टर। इसी तरीके से OQ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि OQ जो है वो O की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट Q जो है B और C से समदूरस्थ है। अब देखो जब इतना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो फिर PQ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इति सिद्धम, जो हमें कह रहा था ये प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि ट्राइंगल PQR एंड SQR ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन बेस QR। आपकी QR जो सेम बेस है और दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ये QR, एक तो SQR है और एक PQR, SQR और एक PQR, ये SQR और ये PR, और इन दोनों को यूं ज्वाइन किया जा रहा है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैंने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट O। तो बताओ SO जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी QR का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी QR का SO, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसका लोकस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरीके से PO जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी QR का, क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ है इन दोनों पॉइंट से। तो POB क्या हो गई? बाइसेक्टर। भाई पूरी बाइसेक्टर है, ये इतनी बाइसेक्टर है तो ये इतनी भी तो बाइसेक्टर होगी। तो SPB क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ये आता हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन ये आपको सब में ऐसे लिखना है कि SO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR बिकॉज पॉइंट S इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q एंड R। थ्योरम नंबर 10.1 लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फिगर के अंदर आपको इस तरीके का एक फिगर दे रखा है, PQR S, ये N, ये M, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों पे अब आपको बताना है कि SN इक्वल है SM के, कि ये चीज इसकी इक्वल है, आपको बताना। अरे बिल्कुल सही है कि जब ये एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है और ये खुद कह रहा है एंगल कि P इंटरसेक्ट QR एट बाइसेक्टर है, PS जो है वो बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं,
ये दोनों साइड हमको इक्वल बतानी है। देखो ये एंगल इक्वल है और 90 डिग्री बन रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि जब दो एंगल इक्वल हो 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों साइड इक्वल होती है, यही दोनों साइड इक्वल हो 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमने प्रूव करी थी थ्योरम नंबर 10.2, ये क्या है, थ्योरम नंबर 10.2 से इक्वल होगा, एस एन इक्वल है एस एम के। अब थ्योरम नंबर 10 पॉइंट लिख देनी है आपको कि 90 डिग्री बन रहा है और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इक्वल है, देन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। या फिर आप इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल भी लगा सकते हो कि 90 डिग्री एंगल और ये साइड कॉमन साइड 90 डिग्री गिवन और ये कॉमन साइड, तो ए ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मीन्स ये हमारा ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द फिगर 10.11 फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द एंगल एबीसी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू साइड बी एंड बीसी। कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है एबीसी, इसके अंदर आप लोगों को क्या बताना है कि बी ए और ए बी से कोई इक्विडिस्टेंस पर एक पॉइंट है और उसको ज्वाइन करना है, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर। तो इसका पॉइंट, इसका नाम आंसर क्या हो गया, एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो ये हमारा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हो। सब में एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2। अगर आपको ये दोनों थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।